नई हेडिंग डालना AS 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए वैसे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अब इसमें क्या होगा बेसिकली, अब हम मुंशी बन के कहाँ पर नौकरी करेंगे अभी तो आपको नहीं पता। तो मान लेते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा बिल्डर है कोई, ठीक है। इसका काम क्या है कि लोग आते हैं बड़े बड़े इसके पास, ये आदमी कहता है कि भाई मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, बुर्ज खलीफा बनाना है। तो अब बुर्ज खलीफा बनवाने के लिए ये किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। ये हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब जो ठेका उठाते हैं कि भाई ठीक है मैं बुर्ज खलीफा बना दूंगा, लाओ। इसने जो भी रुपए लिए होंगे एक्स अमाउंट, तो अब ये पैसे लेगा, फिर ये अपने मज़दूरों को लगाएगा, जो भी करे वो तो इसकी सिरदर्दी है, जैसे मर्जी करे बुर्ज खलीफा बना के 1 साल में उसको दे देगा। अब आप सीए बन के इस कॉन्ट्रैक्टर के दफ्तर में बैठे हो, आप हो ये मुंशी। अब कॉन्ट्रैक्टर तो कह देगा ये लो मैं पैसे ले आया 2 करोड़ रुपए, कर दो मुंशीगिरी अकाउंटिंग कर दो। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। तो मतलब आप एक एंटायरली बिल्कुल न्यू चीज़ ही पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने कभी ये नहीं एंगल देखा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, है ना। तो इसमें हम ये सीखेंगे, तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में डील करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो लिखते हैं पहले इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहले लिखना है AS 7 prescribes the principles of AS 7 prescribes the principles of accounting for construction contracts. For construction contracts in the financial statements of contractors। तो बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे मुंशीगिरी करोगे, ये AS 7 है। तो इस AS 7 में आपको अकाउंटिंग सिखाई जाती है, मुंशीगिरी सिखाई जाती है। तो जैसी मुंशीगिरी आ गई तो ये प्रैक्टिकल AS बन गया। तो मतलब इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ। तो अब हमें कॉन्ट्रैक्टर्स की मुंशीगिरी करनी है, ठीक है जी, इस AS में। सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किसको कहा जाता है ना। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई पता चला आपने घर में एक कारपेंटर को बुला के कुर्सी बनवाई, आप कह रहे हो जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये भी, कि मैं कुर्सी का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो इसमें आप लिख लो डैश डाल के कि इज अ कॉन्ट्रैक्ट specifically negotiated for the construction of asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions। तो इसमें कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लेना, वो है
कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। तो अगर आपने कारपेंटर से कुर्सी भी बनवाई और वो आपके लिए अगर एसेट है तो फिर वो भी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ बुर्ज खलीफा का ही होना है, कंस्ट्रक्शन एसेट का होना है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, या और के बाद की जो लैंग्वेज है वो मैं इजी शब्दों में समझा देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। कि भाई जैसे हमें बहुत सारी कुर्सियाँ बनवानी है, अब वो बहुत सारी कुर्सियों का डिज़ाइन भी मिलता जुलता है, इनके फंक्शन भी मिलते जुलते हैं, तो इनको हम एक क्लब करके बोल सकते हैं कि ये एक क्लास ऑफ एसेट हो गया। तो वो लिखा है कि भाई दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। तो मतलब आप कोई भी एसेट का कंस्ट्रक्शन करवाते हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट इसी के नीचे, इट इंक्लूड्स डैश डाल के ए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज related to construction, B, contract for destruction or restoration of assets, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिमोलिशन। तो ये दोनों चीज़ें भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आती हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो जैसे एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स। अब आपको बुर्ज खलीफा बनवाना है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को आपने कह दिया, लेकिन भाई बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन कैसा होगा, तो इस सर्विस को लेने के लिए आपने एक आर्किटेक्ट पकड़ा, तो ये भी मतलब उसी में कवर हो जाएगा। तो ये भी क्योंकि बुर्ज खलीफा से बनाने से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। तो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस भी ले रहे हो तो वो भी उसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप कुछ डिस्ट्रक्शन या रीस्टोरेशन या डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। भाई बुर्ज खलीफा जहाँ बनाना है मुझे, वहाँ पहले से ही एक कुछ ढांचा बना हुआ है, लेट से पहले से एक बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी सी, तो पहले वो मुझे तोड़वानी भी पड़ेगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलूँगा भैया पहले पूरा तोड़ देना, पूरा हटा देना, डिमोलिश कर देना, फिर बनाना, तो वो भी मतलब इसी के अंदर आ जाएगा। तो कई बार आपको कुछ चीज़ें तोड़वानी भी पड़ती हैं, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। इनफैक्ट कुछ लोग तो खाली तोड़वाने का ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मेरे को ये जगह साफ़ सुथरी चाहिए, बाकी मैं बाद में 10 साल बाद कुछ बनाऊँगा इस पर, मुझे साफ़ करके दे दो। तो आपको डिस्ट्रक्शन करवाना है। तो अब कोई कह सकता है भाई ये तो डिस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये AS7 में नहीं आएगा, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्शन हो चाहे डिस्ट्रक्शन हो, वो भी उसी के पार्ट है। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ही अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अगला एरो, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप अंडरलाइन करके ऐसे 2 बाइफर्केशन कर लेना 3 लाइन के गैप में। तो 2 तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 2 प्रकार के। पहले को बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, पहले को बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे को बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले लिख लो अंग्रेजी फिर समझाता हूँ। तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में डैश डाल के लिखना कि प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना
escalation costs may be compensated. Escalation costs may be compensated. ठीक है, अभी समझाता हूँ. और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट इन विच the contractor is reimbursed for allowable costs, comma plus percentage of these costs or fixed fee. तो इनको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अब देखो, पहले इतना समझा देता हूँ. दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत ही सिंपल हैं. तो आप मान लेते हैं ठेकेदार हैं और कोई आपसे बिल्डिंग बनवाने आया कि भाई मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है. तो आपने कहा ठीक है मैं बना दूंगा. तो अब दो तरीके हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास. या तो वो सीधा पहले ही कह दे कि जी मैं 10 करोड़ रुपए लूँगा और बुर्ज खलीफा बना दूंगा. अब बुर्ज खलीफा बनाने में चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 100 करोड़ लगे, फिर वो कहेगा भाई तुम्हारी हेडेक है. तो ये तो हो गया फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अब इसमें ना एस्केलेशन कॉस्ट्स जो होती हैं वो कॉम्पनसेट कर देते हैं. अब एस्केलेशन कॉस्ट किसे कहते हैं? कई बार जब बुर्ज खलीफा बनना शुरू हुआ मान लो, तो महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, है ना. किसी भी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, रॉ मटेरियल महंगे आने शुरू हो गए, रशिया यूक्रेन लड़ाई हो गई, उस वजह से कुछ हो गया, जो भी दिक्कत हो गई मान लेते हैं, लेट से कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए, तो वो कभी कभी फिर कॉम्पनसेट कर देता है. ये नहीं कि बिल्कुल पत्थर की लकीर ही हो गई कि वो कह रहा है मैं तो 10 करोड़ ही दूंगा जी, अब करते रहो. ऐसा नहीं है. कई बार एस्केलेशन कॉस्ट अगर हुई है और उसको प्रमाण है तो वो कॉम्पनसेट कर देते हैं. लेकिन मोटा मोटा मतलब ये है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का कि दाम पहले से फिक्स रहेगा. दूसरा जो होता है तरीका वो होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि देखो भाई, ये बुर्ज खलीफा बनाने में जो भी खर्चा आएगा ना, मैं तुम्हें बताता रहूँगा हर महीने, हर साल, जैसे भी हर 6 महीने में. तो जो जो खर्चे तुम अलाउ करोगे, अब मान लो इसने कुछ उल्टा सीधा खर्चा बता दिया, कह दिया कि मज़दूर जो था उसने BMW खरीद ली, तो वो कहेगा उससे मुझे हो गया. तो वो कुछ खर्चे तो वो अलाउ नहीं करेगा ना. तो इसीलिए कौन से खर्चे जो अलाउएबल खर्चे होंगे कि भाई देखो रॉ मटेरियल लगा, मज़दूर ने काम करा, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ वो कहेगा जितना भी खर्चा होगा ना, मैं बस उस खर्चे के ऊपर 8% उस खर्चे का अपने ऊपर मतलब लूँगा एज प्रॉफिट. तो अब देख लो, काम करवाना है तो बता दो. कह रहा जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुम्हें बताता रहूँगा, तुम जो जो खर्चा अलाउ करोगे फिर हम वो पूरा खर्चा जोड़ लेंगे और उस खर्चे का 8% निकाल कर एक्स्ट्रा मतलब वो मेरा मुनाफा है और तुम मुझे पैसे दे देना. तो इसमें प्राइस पहले से फिक्स नहीं होता. तो इसमें बिल्डिंग बनती रहेगी, खर्चा होता रहेगा, बिल्डिंग बनती रहेगी, मतलब थोड़े थोड़े पैसे लेते भी रहेंगे, लेकिन एंड में सेटलमेंट कैसे होगा कि जो भी खर्चा हुआ टोटल उसका फिक्स परसेंटेज थोड़ा सा वो प्रॉफिट रख कर कहेगा अब ये मेरा दाम हो गया. तो इसको बोल देते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कई बार ये परसेंटेज में भी होता है, कई बार फिक्स भी होता है. कहता है कि देखो जो भी कॉस्ट लगेगी वो तो तुम दे ही दोगे और ऊपर से 2 लाख रुपए मेरे दे देना, ऐसा भी हो सकता है. तो ये भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाए. ठीक है ना. तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो में लिखना है एज पर AS 7 कॉमा outcome of fixed price contracts can be estimated reliably
when all the following conditions are satisfied. When all the following conditions are satisfied. डैश डाल के नंबर 1, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली. Second, it is probable that economic benefit associated with contract will flow to the enterprise. Third, both the contract cost to complete the contract and the stage of contract completion can be measured reliably. Or fourth, the contract costs attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably. तो ये लिख लो पहले, और इसमें नीचे ऐसे एक छोटा सा वो बना लेना, एक तो सेकंड पॉइंट को लेकर और फोर्थ पॉइंट को लेकर उसमें लिख लेना these two conditions to be fulfilled, in case of cost plus contracts. In case of cost plus contracts. तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो आप ऊपर वाले ही समझ लो कि भाई जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उसका आउटकम हम कब एस्टिमेट कर सकते हैं रिलायबली, मतलब उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, हम इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 4 चीज़ों का सेटिस्फाई होना पहले ज़रूरी है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है वैसे तो। पहला तो ये कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा, भाई आपने कहा 10 करोड़ रुपए लूँगा मैं, तो ये बात मेजर की जा सके रिलायबल कि भाई हाँ, ऐसा ना हो कि एम्बिग्विटी हो कि मैंने बोल दिया कि चलो मैं बता दूंगा जी कितना लेंगे, आपने कहा ठीक है बनाना शुरू कर दो, तो फिर ये नहीं होगा। तो क्लियर होना चाहिए, मतलब कि जितना रेवेन्यू है टोटल उसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं, पहली कंडीशन ये। दूसरी, वो हमें मिलेगा, ये भी प्रोबेबल होना चाहिए। भाई आपने किसी डॉन से कर लिया कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का, लेकिन आपको मन में डर है कि ये तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर सेकंड कंडीशन फ्लॉप हो गई कि भाई इट इज़ प्रोबेबल, यानी कि 80% चांस है दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, यानी कि सरल भाषा में कि आपको पैसे मिल जाएंगे, इस बात के लिए आप श्योर हो। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, कितना खर्चा, और स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन कि कितनी स्टेज आप कंप्लीट कर चुके। भाई कितनी बिल्डिंग बन गई, बुर्ज खलीफा में आपको 100 माले बनाने, तो जी 25 बन गए, 50 बन गए, 75 बन गए। तो ये दोनों चीज़ें कि भाई खर्चा
और कितना बन चुका ये भी क्लियरली मेजर की जा सके। अगर मान लो यही नहीं पता चल रहा कि खर्चा कितना हो रहा है, या यही नहीं पता चल रहा मैंने कितनी स्टेज कर लिए, तो फिर हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। और चौथा ये कि जो भी खर्चा हो रहा है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से क्लियरली मतलब आइडेंटिफाइबल हो, ताकि हम उसको एट्रीब्यूट कर सकें। मतलब जो खर्चा है वो बिल्डिंग बनाने का ही है, ये बात प्रमाणित होनी चाहिए, ये बात क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए कि आपने अच्छा रॉ मटेरियल में इतने रुपए दिए, लेबर को इतने रुपए दिए, तो आप इन खर्चों को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से एट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मतलब ये थ्योरेटिकल 4 कंडीशनें हैं, तभी हम फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में अपने आउटकम को रिकॉर्ड करेंगे या एस्टिमेट रिलायबली कर सकते हैं। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में बस सेकंड और फोर्थ पॉइंट होते हैं, फर्स्ट और थर्ड नहीं होते कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, ये है, ठीक है ना। तो मतलब ये बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट है कि हमारी ये कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो आपको भी समझ नहीं आएगा, वो कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें जो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है एक हेडिंग बना के कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, लेकिन आप ऐसे हेडिंग बना लो। तो पहली मुंशीगिरी का पॉइंट अब समझ लो, यहाँ से सीख रहे हो, अभी तक तो थ्योरी बातें थी। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप प्रॉफिट निकालोगे कैसे। तो इसमें आप लिखना स्टेप 1, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, तो अभी सोचना मत कि ये क्या हो रहा है, नहीं तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसके नीचे लिखना इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100, इसके नीचे स्टार डाल के लिख लेना कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये भी सब समझाऊंगा बाद में। उसके बाद स्टेप 2, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा ऐसे लिख लो, एक्स एक्स एक्स, ये आ गया। और उसके बाद स्टेप 3, डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, जो भी कॉस्ट इनकर्ड है अप टू डेट वो माइनस कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा माइनस करके, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। बाकी इसमें से ऐसे ही दिखाने के लिए कर लो, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, उसे माइनस कर देंगे अगर, तो फिर जो ये आंसर अगर आ रहा होगा तो इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ठीक है। तो ये हम अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको सिखा दूंगा, बट एक फॉर्मेट बना लिया आपने, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये एक मतलब टॉपिक है जो अभी थोड़ी देर में एग्जांपल से समझाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट एरो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसको भी आप हाईलाइट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किसको बोलेंगे? तो इसमें आप लिख लो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट प्लस वेरिएशंस कॉमा क्लेम्स कॉमा इंसेंटिव पेमेंट्स, ये सब प्लस एस्केलेशंस इफ एनी और माइनस पेनल्टी इफ एनी। तो ये होता है जी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो समझना आना सिंपल है कि भाई आपने मान लो आपने, अब आप ग्राहक बन के सोचो कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा किसी के साथ कि भैया बुर्ज खलीफा बना दो, मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हो गया। अब लेकिन मान लो कुछ वेरिएशन आई, वेरिएशन मतलब कुछ भी चेंज आया, उसने कहा कि जी देखो भाई महंगाई हो गई या कुछ भी और रीज़न आया कि देखो आपने बुर्ज खलीफा बनते समय वेरिएशन का मतलब है आपने कहा भैया एक काम करो यहाँ से खिड़की और बना दो, यहाँ पे ना ये वाला और कर दो, ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप जब अगर आप वेरी करोगे तो फिर वो भी तो कॉस्ट बढ़ा देगा, अच्छा चलो खिड़की लगा दूंगा मैं 1 करोड़ और लगेंगे, है ना। तो आप अगर कुछ वेरिएशन कर दोगे तो फिर वो भी और पैसे मांग सकता है। क्लेम्स, कई बार उसने कुछ बनाया और उसमें कुछ नुकसान हो गया तो उसका वो क्लेम आपसे ले सकता है कि भाई देखो ये करते समय ऐसा ऐसा हो गया था तो ये मैं आपसे क्लेम लूँगा। इंसेंटिव पेमेंट, उसने जल्दी काम कर दिया, जल्दी 4 माले बना दिया, आप बड़े खुश हो, कह रहे हो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं आपको 25 लाख इनाम के तौर पे देना चाहता हूँ, इंसेंटिव देना चाहता हूँ कि आप तो बड़ा अच्छा बुर्ज खलीफा बना रहे हो। एस्केलेशन, वो मैंने बता ही दिया भाई महंगाई बढ़ गई, कुछ हो गया कुछ हो गया। लेकिन आपने पेनल्टी के पैसे आप काट भी सकते हो। आपने कहा भाई देखो ये बुर्ज खलीफा में जो सबसे ऊंचा माला आपने बनाया ऊपर, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसमें ये गड़बड़ है, छत नहीं बनी, या जो भी आपको लगी दिक्कत, या आपने किसी से कारपेंटर से कुर्सी भी बनवाई तो आपने कहा देखो एक टांग तो टेढ़ी है तो मैं पैसे काटूंगा, तो आपने उसके पैसे काट भी लिए। तो मतलब समझाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो ये इस तरह से डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इसी तरह है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अगला एरो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये भी लॉजिकल पॉइंट है, मतलब इसमें भी कोई ऐसा इलॉजिकल बात नहीं है कि खर्चा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो आप लिख लो ऐसे एरो डाल के, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा अदर कॉस्ट्स स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अलग कॉस्ट कह रखा है कि भाई मैं ये भी चार्ज करूँगा, मैं रोज़ बिल्डिंग देखने आऊँगा अपनी गाड़ी से तो उसका भाड़ा भी आपसे चार्ज करूँगा, मतलब कुछ भी अदर कॉस्ट अगर जो भी आपको कस्टमर से चार्ज करना है कॉन्ट्रैक्ट में। अगला पॉइंट, कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। अब बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी और कॉस्ट इस तरह की हो रही है जो आप डायरेक्टली उससे एट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई ये देखो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को ये खर्चा हो रहा है ना। तो ये सब कॉस्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब कोई
एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ये तो जो भी कॉस्ट बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगी वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप ज़रूर मेंशन कर लो कि भाई किस तरह के मतलब टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हैं। जैसे साइट लेबर कॉस्ट, आप अपने मज़दूरों को लेकर आओगे ना साइट पर, तो साइट लेबर कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चलो ये तो खैर सिंपल है, मटेरियल लगेगा, या कॉमा देखो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, वाह वाह, अब आप एक अपना प्लांट, अपनी मशीन लाओगे बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका बुर्ज खलीफा बनाने के लिए, तो आपकी मशीन भी तो घिसेगी, तो वो भी खर्चा तो आप ही है, तो वो भी खर्चा हो गया कि डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, या कॉमा कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, भाई आपको कैसा बुर्ज खलीफा बनवाना है, उसका डिज़ाइन बनवाने की भी कॉस्ट आ सकती है, एटसेट्रा। तो मतलब बहुत सारी एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब है और भी मतलब किसी भी तरह की हो सकती हैं, है ना। बाकी लेकिन एक स्टार डाल के लिख लेते हैं, बट डू नॉट इंक्लूड, लेकिन किन्हें आपको खर्चा नहीं मानना, ये भी बड़ी जेनरिक सी बात है, बट डू नॉट इंक्लूड, किन चीज़ों को खर्चा नहीं मानना, भाई जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अब ये थोड़ी ना आप बिल्डिंग बनाने के खर्चे में जोड़ दोगे, या कॉमा एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट, तो ये बिल्डिंग बनाने के खर्चे में थोड़ी ना जोड़ोगे, ये सब तो अलग खर्चे हैं, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब खर्चों को हम कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा नहीं मानेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होगा, ये सब। तो बेसिकली जो भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, बिल्डिंग बनाने से संबंधित हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हो उससे रिलेटेड हैं, वही खर्चे लेंगे, अदर खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो का नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न। ये भी एक टॉपिक होगा जिसका क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अभी इसका हम एक छोटा सा प्रोफॉर्मा लिख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना इसका ट्रीटमेंट, डेबिटेड इन P&L अकाउंट, इसे हम अपने P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन करूँगा तब समझाऊँगा। तो ये निकालेंगे कैसे, ये बनाएंगे कैसे, वो लिख लेते हैं हम। टोटल रेवेन्यू जो भी होगा माइनस टोटल कॉस्ट जो भी होगी, तो ये आ जाएगा टोटल लॉस। उसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड जो भी होगा, तो फिर जो आंसर बचेगा उस आंसर को हम कहेंगे प्रोविज़न टू बी मेड। तो ये भी हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे तो उससे आपको समझा दूंगा। तो इसे हम कहेंगे प्रोविज़न टू बी मेड। उसके बाद अगला पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू या ऑब्लिक ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये भी एक टॉपिक होगा, इसको भी हम कवर करेंगे। तो इसका भी बस कॉन्सेप्ट पहले लिख रहे हैं, अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ब्रैकेट में कॉस्ट इनकर्ड जो भी होगी, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट जो भी होगा, माइनस
रिकॉग्नाइज्ड लॉस जो भी अगर होगा और माइनस प्रोग्रेस पेमेंट्स ब्रैकेट में लिखना रिसीव्ड एंड रिसीवेबल जो भी होंगी। तो फिर जो आंसर आएगा तो वो आंसर क्या होगा जी? अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे ड्यू फ्रॉम, और नेगेटिव आया तो हम कहेंगे ड्यू टू। तो अगर पॉजिटिव आया यानी हम कह रहे हैं ड्यू फ्रॉम कस्टमर से लेना है तो एसेट साइड पर शो करेंगे, और अगर हम कह रहे हैं ड्यू टू कस्टमर को देना है, वापस करना है, ज़्यादा पैसे आ गए, तो हम इसे लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। तो मतलब ये भी हम जब एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बात ये समझाई जाएगी। और लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब इस एएस की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना है, वो भी कुछ बातें, और उसी में कुछ टर्म्स भी कवर हो जाएंगे। तो इसमें आप बिंदी डाल के लिख लो, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट्स, ये डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एडवांसेस रिसीव्ड, वो बताना पड़ेगा। रिटेंशंस, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, रिटेंशंस क्या होता है वो डैश डाल के लिख लो। तो रिटेंशन बताओ, चलो मैं पहले इंग्लिश लिखवाता हूँ फिर बताना। तो रिटेंशन में डैश डाल के लिखना, अमाउंट्स ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग्स which are not paid until the satisfaction of specified conditions। तो बताओ, अब आप कारपेंटर से काम करवा रहे थे, उसने कुर्सी बनानी शुरू करी, जब उसने पहली टांग बनाई तो उसने पहली टांग बनाती, इसमें एक और टर्म आ रहा है प्रोग्रेस बिलिंग्स। तो कई बार कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा होता है कि मान लो 5 साल लगेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर ये थोड़ी ना 5 साल तक खाना नहीं खाएगा कि मैं तो पूरी बिल्डिंग बन गई पैसे दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जितना जितना प्रोग्रेस होता रहता है उतनी उतनी बिलिंग भी वो करता रहता है। तो मान लो कारपेंटर ने एक टांग बनाई और एक टांग बना के कह रहा है कि जी 500 रुपये का काम हो गया, लाओ 500 रुपये दो। लेकिन जब वो टांग आपने देखी तो आपने कहा अरे इसमें तो तुमने नीचे वो ही नहीं लगाया, मैंने कहा था इसके नीचे वो लगाना है, बेस लगाना है, कुछ भी आपने कहा कि पॉलिश करनी है। तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे तो आप उसका हो सकता है 500 में से 200 रुपये रोक के रखो। तो बस रोकने को कहते हैं रिटेंशन। तो ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये हो गया रिटेंशन। और इसी में जो वर्ड आ गया प्रोग्रेस बिलिंग, वो भी समझ गए ना। प्रोग्रेस बिलिंग वो भेजता रहता है आपको कि भाई जितना काम हो गया उतना प्रोग्रेस बिलिंग है।
तो अगला पॉइंट मतलब नीचे स्टार डाल के ही लिख लो कि प्रोग्रेस बिलिंग जो होती है कैन बी मतलब पेड भी हो सकती है, कैन बी पेड और पेबल, क्या पता अभी पेबल हो। तो मतलब बस प्रोग्रेस बिलिंग के बारे में छोटा सा पॉइंट लिख लो तो पता रहेगा कि कैन बी पेड और पेबल। तो रिटेंशंस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे और बाकी इसके अलावा अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको ऊपर इस पर तो अलग से कॉन्सेप्चुअल फार्मूला भी लिखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी हम डिस्क्लोज करते हैं। तो ये कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। चलो तो पहले लेकिन हमें कुछ एग्जांपल्स करने पड़ेंगे किताब पे कूदने से पहले, ताकि मैं आपको ये सब बातें समझा सकूं कि ये सब हमने क्या लिखा है ना। तो ये मुंशीगिरी होगी लेकिन कैसे होगी वो हम समझते हैं। तो आप एक कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स पहले मेरे साथ साथ कर लो। तो सबसे पहले आप लिखो एग्जांपल 1। मिस्टर एक्स ऑब्टेन्ड a contract for रुपी 10 लाख on 1 जनवरी 2022 full stop. he incurred को अंडरलाइन करके ऐसे लिख लेना, 2020 ड्यूरिंग 2022 कॉस्ट 3 लाख, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 4 लाख और ड्यूरिंग 2023 कॉस्ट 5 लाख, फ्यूचर कॉस्ट 2,50,000 और ड्यूरिंग 2024 कॉस्ट 8 लाख, फ्यूचर कॉस्ट nil। Contract is completed at the end of 2024. Find profit and show ledger. Find profit and show ledger। ठीक है, तो डेमो करने के लिए तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसी से समझाऊंगा। तो फाइंड प्रॉफिट एंड शो लेजर। बना लिया? चलो तो पहले मैं डायग्राम बना दे के समझा देता हूँ कि मतलब ये क्या इंटरप्रिटेशन चल रही है। तो हमें मिस्टर एक्स को एक 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 जनवरी को, ठीक है। तो ऐसे ही बना लेता हूँ। तो 1 जनवरी 2022 को हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। अब हमने काम करना शुरू कर दिया। तो जब 1 साल ख़त्म हो गया तो इस साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग 2022 कॉस्ट 3 लाख, मतलब ही इनकर्ड कॉस्ट 3 लाख। तो 3 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 4 लाख। तो देखो जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो 1 साल में मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए? 3 लाख। और अभी मुझे लग रहा है, अब यहाँ पर खड़े होके तो मैं यही अनुमान करूँगा, मुझे भविष्य तो नहीं पता क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद भविष्य में 4 लाख रुपए और लग जाएंगे और ये बिल्डिंग कंप्लीट कर दूंगा मैं। ये मेरी सोच है आज। फिर जब मैंने अगले साल फिर काम करा तो 31 दिसंबर 2023
तो इसमें ड्यूरिंग 2023 दे रखा है, तो वो मतलब ड्यूरिंग की जगह ऐसे लिख लो आप, टिल कर लो, टिल 2023। वो थोड़ा सा फिर इंग्लिश भी उस हिसाब से बनेगी, ड्यूरिंग से तो ऐसा लगेगा कि उसी साल की बात हो रही है, तो आप इसको टिल कर लो। तो टिल 2023 कॉस्ट 5 लाख। इसका मतलब ये है कि अब जब 2 साल कंप्लीट हो गए तो साहब मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, कॉस्ट 5 लाख, लेकिन बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो अब मेरी सोच क्या है, अब मुझे लग रहा है कि बस फ्यूचर में कितना दे रखा है फ्यूचर कॉस्ट 250, तो 2 साल बाद, अब मुझे तो नहीं पता भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पर मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ कि शायद 2.5 लाख रुपए और लगेंगे, है ना। और फिर जब तीसरे साल भी मैंने काम करा तो 31 दिसंबर 2024 में जाके बिल्डिंग कंप्लीट तो हो गई, लेकिन साहब लिखा है टिल 2024 कॉस्ट 8 लाख, यानी कि करते 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 3 वर्षों में मेरे टोटल 8 लाख रुपए लग गए। और ऑब्वियसली फ्यूचर कॉस्ट तो निल होगी क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब तो क्या फ्यूचर कॉस्ट, कुछ नहीं, बिल्डिंग बन गई, है ना। तो अब हमें हर साल का वो कह रहा है प्रॉफिट निकालना है, तो पहला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट वाला इसमें सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना लो थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे ही बना लो शॉर्ट में, और इसी से मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये आप बना लो पहले इतना, चलो। तो अब देखो हम पहले फर्स्ट ईयर एंड पर क्या लिख रहे हैं, मतलब हमारी सोच क्या है। देखो स्टेप 1 में पहले मैं पूरा लिखूँगा, फिर आप बाद में लिखना मतलब हेडिंग डाल देता हूँ 2022। डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का हमने फॉर्मूला लिखा था, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। तो अब इसको समझते हैं, देखो कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई हम आज 1 साल बाद, अभी हमने भविष्य नहीं देख रखा, तो आप खाली इतना सोचना हमें 1 साल तक अभी हम खड़े, 1 साल तक मैंने कितना रुपए खर्च कर दिया बिल्डिंग पर, 3 लाख रुपए, है ना, ये खर्च कर चुका हूँ। और मुझे लग रहा है कि भविष्य में 4 लाख रुपए और खर्च करूँगा, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल के इस एंटीसिपेशन के हिसाब से ये हम कह सकते हैं ना कि बिल्डिंग को पूरा बनाने में 7 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें से 3 लाख रुपए का काम मैं कर चुका हूँ। तो एक तरह से ये हमारा ये दर्शा रहा है कि आपने कितने प्रतिशत काम कंप्लीट कर लिया है। तो हमने कितने प्रतिशत कर लिया काम कंप्लीट, 42.85 या 6 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो अब पहले पूरा देख लेना, तो इसका मतलब हमने इतने प्रतिशत काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब मेरा लॉजिक क्या कहेगा, स्टेप 2 में लिखवाया था कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट जो करा है वो करा है कि 10 लाख रुपए लेंगे जी पूरी बिल्डिंग बनाने के, है ना। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमारा क्या था, 10 लाख। तो अब मैं पूरे 10 लाख को तो आज रेवेन्यू नहीं बुक करूंगा। तो जब मैंने बिल्डिंग कंप्लीट करी ही 42.86% है, तो फिर मुझे 10 लाख में से जितना बुक करना चाहिए रेवेन्यू वो यही करना चाहिए, मतलब लॉजिकल हो गई बात। तो ये आपको स्टेप 2 में लिखवाया था कि भाई 10 लाख रुपए तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और इतना काम आपने कंप्लीट कर लिया है, तो कितना बन गया, 4,28,600, 42.86%। तो मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना माना जाएगा, इतना ही माना जाएगा, है ना। तो इसको हम P&L के क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे कि भाई मेरा रेवेन्यू इतनी हुई। और फिर आपको क्या लिखवाया था स्टेप 3 में, माइनस कॉस्ट इनकर्ड, यही था। एक बार देख लें यहाँ पे प्रॉफिट में, ये रहा, है ना। तो डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट स्टेप 3 में कि भाई अब आप कितनी कॉस्ट इनकर कर चुके हो, कितना खर्चा कर चुके हो। हमने अभी तक तो 3 लाख रुपए ही खर्च करे इस साल, पहले साल।
ये मैं दिखा दूंगा पीएनएल के डेबिट साइड पर, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1,28,600। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो बस आप ये बना लो, मतलब ये लिख लो। तो पहले हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया 2022 में, वो ऐसे निकालते, समझ आ गया लॉजिक? और उस डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मैंने अपना रेवेन्यू और अपनी कॉस्ट को माइनस करके अपना इस साल का सही प्रॉफिट दिखा दूंगा 1,28,600। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो अब उसने वैसे क्वेश्चन ने कहा था शो लेजर, है ना? तो लेजर मतलब ये कि अब मैं दिखाने के लिए, आप भी बना लो एक साल का छोटा सा ही। तो जब मैं इस बात को पीएनएल में शो करूँगा तो मतलब मेरा प्रॉफिट कैसे शो हो रहा होगा, मैं इधर तो लिखूँगा बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि ये मेरा रेवेन्यू आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा 4,28,600। डेबिट में मैं खर्चा दिखाऊंगा तो मैं इधर लिख दूंगा टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, 3 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका, तो मेरा नेट प्रॉफिट शो हो जाएगा 1,28,600। तो समझ गए? तो ये बेसिकली नज़ारा होगा आपके पीएनएल का। तो ये हो गया लेजर दिखाने का मतलब पर्पस। तो क्लियर हो गया ना? अब देखो 2023, इसमें मज़ेदार बात, अब 2023 में सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है। अब हम 2 साल आगे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं। अब 2 साल बाद आपको पता चल चुका है कि अब आपने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, है ना? लेकिन अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई और आप सोच रहे हो 2,50,000 रुपये और लगेंगे। तो अब 2 साल बाद के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, 2 साल बाद के हिसाब से आपने 5 लाख रुपए अभी तक बिल्डिंग पर खर्च कर दिए हैं टोटल, और आपको लग रहा है कि 2.5 लाख रुपए और लगेंगे, तो मतलब टोटल 7.5 लाख रुपए में आप बिल्डिंग तैयार कर लोगे। यही है। तो इस एंटीसिपेशन के हिसाब से कि भाई 7.5 लाख में आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसमें से 5 लाख आपने खर्च कर दिए, तो कितने प्रतिशत बिल्डिंग तैयार हो गई? 66.67% बिल्डिंग तैयार हो गई, है ना? और आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ले रखा है 10 लाख रुपए। तो अब आप क्या करोगे? आप पूरा तो अभी बुक नहीं करोगे, तो 6,66,600 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, चलो, है ना? वैसे तो 6,666 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू होना चाहिए, माइनस कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। 2 साल तक आप कितना खर्च कर चुके बिल्डिंग पर? 5 लाख। तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट आया टिल डेट, वो आपको कितना बुक करना चाहिए? 1,66,600 अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ। समझ आ रहा है? लेकिन अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट सेकेंड ईयर का प्रॉफिट नहीं है, मिलाकर है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए आपको जब कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखवाया था तब ऐसे लिखवाया था, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये 2 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है एक तरह से, अगर आप बिल्कुल ध्यान से डायग्रामेटिकली भी समझो। क्योंकि अब हम जो कॉस्ट ले रहे हैं वो 2 साल की ले रहे हैं पूरी 5 लाख, और रेवेन्यू जो ले रहे हैं वो 2 साल की कंप्लीशन का मिलाकर ले रहे हैं 6,66,600। तो ये 2 साल में हमको इतना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, लेकिन पहले साल आपने कितना बुक कर लिया था? 1,28,600। तो मतलब जो सेकेंड ईयर प्रॉफिट होगा ना खाली, वो हम सिर्फ कितना बुक करेंगे? 38,000। बस। बाकी पीएनएल तो बना ही लोगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है ना? तो वो तो खैर फॉर्मेलिटी के लिए था, लेकिन
सेकेंड ईयर प्रॉफिट हम कितना बुक करेंगे, 38,000। ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी तरह वो निकाल लेते हैं 2024। अब 2024 के अंत में तो अब तो आपको पता ही है कि भैया 8 लाख रुपए मैं टोटल खर्च कर चुका हूँ आज, और अब तो फ्यूचर कॉस्ट तो कुछ होगी नहीं, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो अब तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप निकालोगे भी तो 8 लाख बटे 8 लाख ही बनेगा, इंटू 100, तो 100% सीधे ही लिख लेते हैं, मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। तो 2024 में तो अब आपको पता है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 8 लाख बटे 8 लाख इंटू 100, तो आपको पता है कि भाई 100% बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो अब आपका जो रेवेन्यू होगा तो वो 10 लाख, पूरा का पूरा 100%, यानी आपको मिल गया 10 लाख, माइनस कॉस्ट अप टू डेट। कितनी कॉस्ट आपने मतलब इनकर कर ली है अब तक, पूरी 8 लाख। वेरी गुड। तो आपका प्रॉफिट अप टू डेट कितना आ गया, 2 लाख। तो कायदे से आपको जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ये ख़त्म हुआ तो 2 लाख का मुनाफा बुक करना चाहिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट में। और जो लॉजिकल भी है, क्योंकि जब पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो टोटल आपने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए ना, अब तो पता चल ही चुका, और 10 लाख रुपए आपने लिया था, तो आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना ही होना चाहिए, बस 2 लाख। लेकिन आप कितना प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके, $166,600। तो बस थर्ड ईयर में कितना कर दोगे, 33,400। सही, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये एक पहला एग्जांपल था जिसमें आपको मुझे प्रॉफिट निकालने के बारे में बेसिकली सिखाना था। तो समझ आया प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अच्छा, अब लिखते हैं एग्जांपल 2। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 करोड़। मान लेते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 100 करोड़ का। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80%, ये भी दे रखा है। वर्क सर्टिफाइड 62 करोड़। वर्क अनसर्टिफाइड 30 करोड़। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट 23 करोड़। फाइंड प्रोविजन, फाइंड प्रोविजन। तो एक ये भी लिखो, पहले लिख लिया। चलो, तो पहले इसमें मैं आपको, क्योंकि 1-2 नई टर्म्स आ रही हैं वो भी समझा दूंगा, और फिर कहानी तो आप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखो, वर्क सर्टिफाइड किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो समझ ही गए, 100 करोड़ का हमने डील करी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब 80% बिल्डिंग हम काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब हमेशा ये होता है कि भाई मैं 92 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैंने कितना खर्च कर लिया, 92 करोड़। अब जब मैंने आपको बताया कि देखो जी ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, बिल्डिंग में ये है, ये है, ये है, ये है, उसमें से 62 करोड़ जो है वो आपने सर्टिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया कि ठीक है, मान लिया। बचा हुआ अभी आपने कहा अभी मैं चलो सोचूंगा, देखूंगा, फिर करूंगा अप्रूव। तो ये नाम बन गए वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो इन दोनों को जोड़कर बस आपको, अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इन दोनों को जोड़कर बस आपको क्या पता लग जाता है, कॉस्ट इनकर्ड।
तो जब आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था तो उसमें स्टार दिलवा के बस यही लिखवाया था, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में देखो हमने लिखा था ये रहा कि कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू क्या लिखा है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो ये मतलब होता है। तो मतलब हमने जो खर्चा करा वो 92 करोड़ करा है, ये मतलब है। अब तुमने उसमें से उतना मान लिया उतना नहीं मान लिया वो दे रखी है बात, लेकिन ये हमने कितना खर्च कर दिया, 92 करोड़ कर दिया। अच्छा, अब फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना खर्चा मुझे और लग रहा है अब, 23 करोड़ का। तो अब पहले माइंड में ही कैलकुलेशन करो, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। 92 करोड़ खर्च कर चुका हूँ और कितना और करूँगा, 23 सोच रहा हूँ। तो कितना बन गया टोटल खर्चा, 92 और 23 115 करोड़। 115 करोड़ बन जाएगा टोटल खर्चा, है ना। और मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो रहा है ऊपर, 100 करोड़। तो अब दोनों माइंड में लेके चलो, सिंपल मैथ्स, कि मेरा इस बिल्डिंग में टोटल खर्चा हो जाएगा 115 करोड़ का, 115 करोड़ का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू मुझे कितना मिल रहा है, खाली 100 करोड़। तो ऐसे तो मेरा 15 करोड़ का नुकसान हो गया। पहले यहाँ तक क्लियर हो गई। तो पहले इतना लिखते हैं फिर समझाता हूँ। तो आप सॉल्यूशन में लिखना, पहले तो यही लिख लो कि भाई कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू, ताकि ये फॉर्मूला से याद रहे, 62 करोड़ प्लस 30 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, इनको मिलाकर बनता है जी कॉस्ट इनकर्ड। और फिर नीचे ये भी लिख लो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी, कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट। तो 92 करोड़ तो खर्च कर चुका हूँ, 23 करोड़ और कर दूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा टोटल खर्चा आ गया 115 करोड़ का। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पहले तो निकालते हैं प्रॉफिट, जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट में सीख लिया था। तो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 100 करोड़ और आपने कितनी बिल्डिंग कंप्लीट करी है अभी, 80%। तो आओ, मतलब इसको यहीं छोड़ देता हूँ, नीचे अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपका रेवेन्यू कितना माना जाएगा भाई, 100 करोड़, लेकिन कितना आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 80%। तो आप रेवेन्यू कितना मानोगे, 80 करोड़। और इस साल आपकी कॉस्ट जो आपने इनकर करी है वो कितनी कर दी है, 92 करोड़। तो इसका मतलब इस साल आपका प्रॉफिट तो आप बुक कर ही नहीं रहे होंगे एक तरह से। तो मैं अब ऐसा लिख दूं, इसका मतलब आपने लॉस जो रिकॉग्नाइज करा या लॉस बुक्ड दिस ईयर, इस साल आपने जो लॉस बुक करा वो कितना करा, 12 करोड़ का। तो क्लियर हो गया ना। तो ये बेसिकली हम लॉस इस साल का क्या कर देंगे, डेबिट इन पीएनएल। तो इस लॉस को आप कहाँ शो कर दोगे, पीएनएल के डेबिट साइड पर। पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे एक छोटा सा पीएनएल का डेमो बना लो कि इस साल का जब पीएनएल बनेगा तो उसका नज़ारा कैसा होगा, वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इधर लिख लोगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इस साल का आप रेवेन्यू कितना शो कर दोगे, 80। 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इस साल का खर्चा कितना शो कर दोगे, 92। अच्छा, मैंने डेबिट लिख दिया, सॉरी, बादल में डेबिट इन पीएनएल। डेबिट की जगह लिख देना बस, लॉस है ना, तो ये तो चार्ज इन पीएनएल।
मतलब कई बार आपको ये लगे कि सर ने तो डेबिट लिख दिया इन P&L, मतलब कि डेबिट साइड बचना चाहिए, तो डेबिट साइड नहीं बचेगा। तो हमारा ये लॉस ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, P&L में बैलेंस की तरह कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड पर। तो ये हम लिख लेते हैं बाय नेट लॉस। तो हमने जो ये 12 करोड़ निकाला ना, तो वो ये निकाला है कि हमारा इस साल कितना लॉस हो रहा है, 12 करोड़ का। और तो ये ऐसे नज़र आएगा 12 करोड़ का लॉस। तो जब हम इस साल का P&L बनाएंगे तो ऐसा नज़र आएगा। मतलब क्लियर हो गया ना कि इस साल का P&L कैसा नज़र आएगा। तो इस साल का P&L हमारा ऐसा नज़र आएगा बेसिकली कि ये हमारा लॉस हो जाएगा 12 करोड़ का। लेकिन ये P&L यहाँ पर रुकेगा नहीं। अब देखो, अब हमने पूरा हिसाब लगाया तो हमें पता है कि हमें कितना नुकसान होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट में। वो नीचे बनाते हैं स्टार डाल के। टोटल रेवेन्यू, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, 100 करोड़ माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हमें पता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है, 115 करोड़। तो हमें पता है कि हमारा टोटल लॉस कितना होगा, 15 करोड़ का। हमें पता है पहले से कि हमारा टोटल लॉस कितना होगा, 15 करोड़ का। अब उसमें से लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, आप कितना लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके, 12 करोड़। तो अब हमें कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, 3 करोड़ का। इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर लॉस, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही कहता है ना कि जब आपको पता है फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो आप उस नुकसान को रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 करोड़ को क्या बनाएंगे, एज प्रोविजन शो करेंगे। अब बड़े ध्यान से P&L पर इफेक्ट देखना ऑटोमेटिकली उसको समझने के लिए। लेकिन वो करने से पहले आपको प्रोविज़न समझ आ गया कि प्रोविज़न कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमें पता होता है कि 15 करोड़ का लॉस होना है टोटल, 12 करोड़ तो इसी साल हमने चार्ज कर लिया, तो हम कितना प्रोविज़न और बनाएंगे, 3 करोड़ का। तो अब देखो इस प्रोविज़न को बनाते ही P&L कैसे बदलेगा उसको समझना। अब मेरे को पता है मेरे को ये प्रोविज़न फॉर लॉस बनाना है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे प्रोविज़न फॉर लॉस बनाना है 3 करोड़ का, तो इस प्रोविज़न को बनाने के लिए मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड पर लिखूँगा प्रोविज़न फॉर लॉस 3 करोड़। अब जैसे ही आपने डेबिट साइड पर 3 करोड़ रुपए और बढ़ाए तो डेबिट साइड 95 बननी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही डेबिट साइड में 3 रुपए आपके और बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली ये नेट लॉस भी आपका 3 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अब ये फिगर आपकी कितनी आनी शुरू हो जाएगी, 15 करोड़। तो अब आपको ये देखना है बड़े ध्यान से कि ये जो अब इस साल P&L में नेट लॉस आया ना 15 करोड़, वो क्यों आया, क्योंकि 12 करोड़ तो इस साल का लॉस था, वो भी इसके अंदर समा गया, मतलब ये 12 करोड़ भी इसके अंदर समा गया। और 3 करोड़ का लॉस हमने भविष्य में होने वाला है, हमें पहले से पता है, इसीलिए प्रोविज़न के नाम से बनाया, तो वो भी इसके अंदर समा गया। तो इसीलिए वो नेट लॉस आपको 12 की बजाय बढ़कर अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक्चुअल में P&L की फिगर्स ऐसे दर्शाई गई होगी। समझ आ गया? तो आप भी ऐसे बना लो। तो प्रोविज़न फॉर लॉस तो ये हो गया 3 करोड़, और इसको आप P&L में डेबिट में पहुंचा देना। तो जैसे ये P&L के डेबिट में पहुंचेगा तो ये अपना प्रभाव ऐसे दिखाएगा कि अब हमारा लॉस 15 करोड़ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे P&L का नज़ारा होगा। चलो इसके बाद एग्जाम्पल 3 वो लिखते हैं एक छोटा सा। इसमें लिखना X commenced a construction contract on 1 अप्रैल 2001 फुल स्टॉप।
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू was rupee 2 lakh, full stop. Company incurred rupee 81,000 for 2001-2 for 45% work and received rupee 79,000 from customer as progress payments. Full stop. Cost incurred in 2002-3 was rupee 89,000 and contract is complete. Full stop. Prepare P&L account and customer account. Prepare P&L account and customer account. बना लिया? चलो तो इसमें लिखो, मतलब मेरे साथ ढांचे बनाओ सॉल्यूशन। तो पहले P&L बना लेता हूँ, कस्टमर अकाउंट तो बाद में बना लेंगे। तो अब देखो, बस कैलकुलेटर तैयार रखना, बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू उसने हमें दे रखा है कितना, 2 लाख रुपए, राइट। हमारा स्टेप 1 वैसे क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो उसने खुद दे दिया। और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमें दे रखा है 2 लाख। तो इस साल हम कितना रेवेन्यू बुक करेंगे बताओ? 90,000। तो सबसे पहले आप P&L में लिख लो, क्रेडिट साइड पर बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना। तो 2 लाख का 45% कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है। अब हमने इस साल कितना खर्चा करा, द कंपनी इनकर्ड कितना खर्चा करा, 81,000। तो ये हम कहाँ शो कर देंगे, डेबिट में टू कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 81,000। बस। तो पहले साल का आपका प्रॉफिट कितना आ गया जी, तो 2 नेट प्रॉफिट 9,000। तो क्लियर हो गया पहला साल, सिंपल है ना। तो यही तो निकाला था हमने पहले, बस उसको इस बार लेजर में पुट कर लिया। अब दूसरे साल का बना लेते हैं। अब दूसरे साल के एंड में इस बार आपने कॉस्ट कितनी इनकर करी है दूसरे साल में, 89,000। और कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने का मतलब है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी, 100%। तो अब जब दूसरे साल का P&L बनाएंगे हम, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब कैलकुलेशन करते समय तो हमने सीखा था वो क्यूमुलेटिव तरीके से कि 2 साल का इकट्ठे निकाल लो, माइनस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड कर लो। लेकिन अब हमको यहाँ पर खाली सेकेंड ईयर का ही लिखना है ना P&L में, तो कि खाली सेकेंड ईयर में कितना बना। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो पूरा 2 लाख लिख के पुराना हटाने की बजाय हम ऐसे कर दें कि भाई अगर 45% पिछली बार बन गया था तो इस बार 100% बन गया, तो कितना एडिशनली इस बार कंप्लीट हो गया, 55%। ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, हमें तो खाली सेकेंड ईयर का ही लिखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,10,000। तो बात तो वही हो गई, समझ आ गया ना पॉइंट। और सेकेंड ईयर में हमने कितना खर्चा करा, 89,000, वो दे ही रखा है। तो दूसरे साल का प्रॉफिट कितना आ गया, 1,10,000
में से 89 गया 21,000। तो क्लियर हो गया ना। तो जब हम पीएनएल में शो करेंगे ईयर वाइज ईयर, तो फिर तो खाली उसी साल का रेवेन्यू और उसी साल की कॉस्ट को शो करेंगे, है ना। और अगर हम वैसे कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर हम कैसे निकालते, मतलब ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि ज़रूरी नहीं है। मान लो पहले साल में तो दिक्कत ना आती, लेकिन आप जब दूसरे साल का निकाल रहे होते तो आप पहले लिखते टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो 81 पहले साल करी, 89 इस साल करी, तो कितना हो जाता 81 और 89 170। तो आप कहते हैं टोटल प्रॉफिट अप टू डेट 30। तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हो गया 2 साल का। फिर आप कहते हैं कि प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, पहले साल 9 बुक कर रखा है, तो इस साल का कितना निकालते हैं 21 निकालते हैं। तो जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो ये बन रहा है, खाते के अंदर कैसे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अच्छा, दूसरा उसने कहा था कि कस्टमर अकाउंट भी बनाकर दिखाओ, तो देखो कस्टमर अकाउंट भी बना देता हूँ, बहुत सिंपल है, वो सीख लो मेन चीज़। तो अब हम बना लेते हैं कस्टमर अकाउंट। तो पहले 2001-2 वाला बना लेते हैं। तो अब देखो कस्टमर अकाउंट, हमने पहले साल कितने रुपए खर्च करे, कंपनी ने कितने रुपए खर्च करे 81,000, है ना। तो हम कस्टमर से कितने रुपए मांगेंगे 81। तो हमने उसको अपना मतलब डेटर बना लिया, और हम कितने रुपए मांगेंगे, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ये तो हमारा खर्चा है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमने कितना बुक करा था 90, सॉरी तो 81 नहीं, सॉरी 81 काट के आपको लिखना है 90। 81 तो हमारा खर्चा था, सॉरी, लेकिन हम तो कस्टमर से कितने रुपए मांगेंगे भाई, 81 तो कॉस्ट हो गई, मुनाफा नहीं मांगोगे अपना, वो भी तो मांगोगे ना, 9,000 जो मुनाफा है। तो मतलब टेक्निकली हम तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 2 लाख, वो कस्टमर से लेंगे कि लाओ कस्टमर 2 लाख रुपए दो। तो कस्टमर कहेगा अभी 2 लाख रुपए क्यों दूँ, अभी तो तुमने खाली एक ही साल काम करा है। तो हम कस्टमर से कितने रुपए मांगेंगे बेसिकली 90,000, लेकिन कस्टमर ने हमें दिए कितने वो उसने दे रखा है। देखो कस्टमर ने हमें दिए कितने थे 79,000 फ्रॉम द कस्टमर एज प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। तो जब हमें कस्टमर से कैश मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो हमें कस्टमर से जो मिला मतलब बाय बैंक, वो कितने रुपए मिले, सिर्फ 79,000, ये दे रखा है। तो पहले साल की बकाया राशि यानी कि ड्यू अमाउंट, या जिसको आप कह सकते हो ड्यू फ्रॉम कस्टमर, वो कितना बैलेंस बच जाएगा 11,000। तो इसे हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड पर, सिंपल। तो हमें 11,000 रुपये और लेने कस्टमर से। तो 90,000 का हमने काम कर दिया था, 90,000 का हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया था, 79 उसने उसमें से दे दिया, तो हम 11,000 उससे और लेंगे, क्योंकि हमें तो टोटल 2 लाख लेने हैं ना अल्टीमेटली उससे। अब सेकेंड ईयर का कैसे बनेगा, पहले तो जब सेकेंड ईयर की शुरुआत होगी तो हम कहेंगे भाई टू बैलेंस BD 11,000 तो पुराने लेने हैं, और इस बार का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है यानी कि दूसरे साल का जो हमने रेवेन्यू बुक करा वो करा 110 इस साल का और लेना है। तो टोटल कितना लेने का बन गई अपनी लेनदारी 121। तो दूसरे साल कस्टमर ने कितने रुपए दिए, पूरे दे दिए। तो यही मानेंगे कि फिर उसने पूरा अपना
दे दिए होंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे बाय बैंक कि भाई ठीक है उसने दे दिए 1/21 ख़त्म। तो ये कस्टमर अकाउंट बन गया। तो कस्टमर अकाउंट बेसिकली क्या है कि आपको कस्टमर से मांगना है, वो पैसे देगा, जितना बच गया वो बैलेंस बच गया। तो क्लियर हो गया वाला भी? अच्छा, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल 3। चलो ठीक है, तो अब बुक पे चलते हैं। बुक के 2 क्वेश्चंस हैं हमारी किताब में, वो और करते हैं। तो मतलब हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया, प्रोविज़न बनाना सीख लिया, बाकी अब बुक के क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सिंपल, चलो तो ये वाला पहले करते हैं, इलस्ट्रेशन 1। आप इस पर स्टार लगा लेना एग्ज़ाम के लिए भी, मतलब ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवाटी। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला ब्रिज बनाने का। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो माइंड में अपना सारी बातें लेके चलते हैं जो हमने पढ़ी अभी तक। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000, तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड, वर्क येट नॉट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो क्या मान लेंगे 605 जो हो गई वो हमारी हो गई कॉस्ट इनकर्ड अभी तक की। फिर उसके बाद कह रहा है एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट कंप्लीट करने के लिए, यानी फ्यूचर कॉस्ट हमारे एग्जाम्पलों के हिसाब से वो कितनी 495। तो पहले काम करते हैं, यहीं तक रुकते हैं ताकि हमने जितना सीखा वो अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले ये निकालो स्टेप 1 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। कितना आ जाएगा 55%, 55%। तो कम से कम हमारे को ये पता लग गया कि भाई हम 55% काम कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ भी निकाल लेते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें कॉस्ट इनकर्ड भी पता है, फ्यूचर कॉस्ट भी पता है। अब इन तीनों को जोड़कर ये भी निकाल लो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है। 605 प्लस 495 1100। ठीक है, देखो अब जो पढ़ा उसको माइंड में लगाते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है 1100, कॉस्ट मतलब 1100, और टोटल रेवेन्यू कितना है 1000। तो सीधा सीधा यहीं से पता चल रहा है कि मेरा इसमें टोटल लॉस हो रहा है 100 रुपये का, मतलब करोड़ है वैसे तो, लेकिन 100 रुपये का टोटल लॉस हो रहा है ना। तो ये अभी हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं, हम लिख रहे हैं प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, 400 रुपये रिसीव हो गए, और प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड 140। तो इन दोनों को ही जोड़कर कहा जाता है प्रोग्रेस पेमेंट। तो जहाँ आपको मतलब ये बाद में बताऊँगा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिखवाया था ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है प्रोग्रेस पेमेंट का। तो चाहे रिसीव हो जाए, आप देखना उसके ब्रैकेट में लिखवाया था रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। तो मतलब प्रोग्रेस पेमेंट्स जो हैं वो हैं 540। अब कह रहा है द फर्म सीक्स योर एडवाइस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS7। परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। तो अब उसने जानकारियां दी, हमें कुछ नहीं कह रहा कि प्रॉफिट निकालो, प्रोविजन बनाओ, क्या निकालो। तो अब हमें देखो क्या क्या करना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हालांकि इसमें क्योंकि लॉस हो गया तो इसीलिए प्रोविजन भी निकालना पड़ेगा। और AS7 की रिक्वायरमेंट में जब हम डिस्क्लोजर करते हैं, लास्ट पॉइंट आपको लिखवाया था डिस्क्लोजर का, चेक करो, तो उसके अंदर हमें वो निकालना होता है, आखिरी अमाउंट था अमाउंट ड्यू या फ्रॉम कस्टमर, तो वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हमको इसमें तीनों ही काम करने, मतलब इस क्वेश्चन में आप तीनों ही चीज़ सीख जाओगे। प्रॉफिट भी सीख गए, डिग्री निकाल के प्रोविजन भी निकालेंगे, और कस्टमर का अमाउंट ड्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं एक साथ, इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही कर लेते हैं, रेवेन्यू 100 करोड़ इंटू डिग्री आपने निकाल ही ली थी 55%, तो रेवेन्यू तो आ गया 55।
100 करोड़, ओ सॉरी 1000 करोड़, तो सॉरी 1000, तो रेवेन्यू तो आ गया 550 माइनस कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड कितनी करी है आपने? कॉस्ट इनकर्ड है आपकी 605, क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड में क्या क्या लिया था? अच्छा 500 और 105, ठीक है। तो कॉस्ट इनकर्ड हो गई आपकी 605। तो हमें सीधा सीधा ये पता चल गया कि भाई लॉस फॉर द ईयर, इस साल का लॉस कितना आ गया? 55। तो ये तो एक हो गई कहानी की, इस साल का लॉस कितना आ गया? 55। पहले क्लियर हो गया इतना? तो ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया प्रॉफिट वाला। अब प्रोविजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। टोटल रेवेन्यू था 1000 माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1100, क्योंकि उसमें तो आप फ्यूचर वाले भी जोड़ लोगे। तो हमें पता चल गया टोटल लॉस 100, बिल्कुल सही। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? लॉस रिकॉग्नाइज्ड। तो कितना लॉस हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके इस साल का? 55, वेरी गुड। ऊपर से आएगी फिगर, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट कहानी? तो अब हमें कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 45 का। तो इसकी अंग्रेजी बन गई प्रोविजन फॉर लॉस टू बी मेड। तो हमें प्रोविजन कितने का बनाना पड़ेगा? 45 का। तो प्रोविजन टू बी मेड। तो क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी चीज़ वो मैं अपने साथ समझा देता हूँ। तीसरा एक कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, अमाउंट ड्यू या फ्रॉम कस्टमर, है ना? तो वो निकाल लेते हैं। तो इसकी हेडिंग बना लेते हैं तीसरे की, या मतलब हेडिंग नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में लिख लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? सबसे पहले लिखवाया होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यानी कि ब्रैकेट में था कॉस्ट इनकर्ड 605। तो आप 605 रुपये खर्च कर चुके, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, वो हालांकि इसमें है नहीं, माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस। अब देखना बड़े ध्यान से, रिकॉग्नाइज्ड लॉस, इसीलिए पहले ऊपर दोनों वो दोनों करवाए थे। अब रिकॉग्नाइज्ड लॉस का मतलब है कि लॉस आपका इस साल का 55, ये भी पीएनएल में आ रहा होगा, और फिर आपने 45 का प्रोविज़न बना दिया, पीएनएल के डेबिट साइड में ही लिखोगे। तो याद है वो एग्जांपल जब समझाया था कि ये प्रोविज़न जब आप पीएनएल के डेबिट में जैसे ही लिखोगे तो नेट लॉस ऑटोमेटिकली बढ़कर कितना हो जाएगा? 100। तो लॉस रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया, इस रिकॉग्नाइज्ड लॉस का मतलब हो गया कि 45 तो जो वैसा लॉस था, मतलब सॉरी 55 तो जो वैसा लॉस था, प्लस 45 का आपने प्रोविज़न बनाया। तो मतलब ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि भाई 0.1 में 55 निकाला था, 0.2 में 45 प्रोविज़न निकाला था, तो दोनों ही लॉस है। तो 100 रुपये का आपका नुकसान हो गया टोटल। तो ये माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे? प्रोग्रेस पेमेंट्स। अब कितनी पेमेंट्स मिल गई या मिल जाएगी, दोनों जोड़ लेते हैं इसमें। तो 400 तो मिल गए थे और 140 मिल जाएगी, तो 540 हटा दो। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 505 रुपये कायदे से जो बनते हैं मेरे कस्टमर के प्रति, वो मुझे लेने थे, लेकिन 540 मैं ले रहा हूँ एक तरह से। तो अब ये आंसर वैसे नेगेटिव आ रहा है ना आपका, तो मुझे 35 रुपये वापस लौटाने पड़ेंगे। तो इस 35 की अंग्रेज़ी बन जाएगी अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। तो ये हम लाइबिलिटी में शो करेंगे, इसकी अंग्रेज़ी बन जाएगी
ड्यू टू, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है वैसे तो यही बताया था ना, नेगेटिव आएगा तो ड्यू टू वापस लौटाने पड़ेंगे आपको। तो ये हमारी बन जाएगा अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, लायबिलिटी बन जाएगा। तो क्लियर हो गया वो लास्ट कॉन्सेप्ट जो था कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो हमें एक ये भी छोटा सा पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि भाई मुंशीगिरी तो कर ली, तो अब हमें एज पर AS7, ये आप मेरे साथ लिख लो, कॉमा रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स, अब क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, तो ये बातें आपको नोट्स में एज इट इज़ दिखाई देंगी डब्बे के साथ। तो देखो क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी क्या क्या लिखा था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना पड़ेगा आपको 550, है ना, कि भाई आप इस साल का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 550, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड, कितना खर्चा कर चुके, ये बताना पड़ेगा 605। रिकॉग्नाइज्ड लॉस, कितना लॉस हुआ आपको वो बताना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज्ड लॉस मतलब वही 55 और 45, मतलब दोनों 100, क्योंकि 55 तो लॉस फॉर द ईयर नेट लॉस, और 45 का प्रोविज़न, मतलब दोनों, ये हो गया। और आपको क्या बताना पड़ता है, और लिखवाया था आपको रिटेंशंस, याद है, ये भी पॉइंट लिखवाया था, रिटेंशंस बताना पड़ता है। और बताना पड़ता है आपको प्रोग्रेस बिलिंग्स। प्रोग्रेस बिलिंग्स कितनी है, 400 रिसीव्ड रिसीवेबल, ये बताना पड़ता है। रिटेंशंस बताओ, रिटेंशंस नहीं है, अरे नहीं लगाओ दिमाग, क्या बताया था। प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब क्या था कि आप जितना काम करते हो आप उसको बिल देते हो 140। हाँ ये चला है ना दिमाग, भाई सीधी बात है। आपने 540 का 500 रुपये का बिल 540 का उसको बिल भेज रखा है, प्रोग्रेस बिलिंग, सॉरी 540 है ना, उसमें से 400 रिसीव हो गए, उसने 140 कह रहा है ना मैं दे दूंगा, रोक के रख रखे हैं, तो यही तो रिटेंशन है ना 140। और लास्ट जो आपने निकाला अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स 35। तो एक्चुअल में AS7 के डिस्क्लोजर ये हैं। अब इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने के लिए आपने वर्किंग नोट 1 करा, कॉस्ट इनकर्ड तो चलो डायरेक्ट 3, लॉस रिकॉग्नाइज्ड के लिए आपने वर्किंग नोट 2 करा, और अमाउंट ड्यू टू कस्टमर के लिए आपने वर्किंग नोट 3 करा, बाकी सब डायरेक्ट के बनते। तो एक्चुअल में ये AS7 की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये बातें डिस्क्लोज करो, और डिस्क्लोज करने के लिए निकालनी पड़ेंगी, वो हमने ऊपर निकाली। तो क्लियर हुआ ना। अच्छा तो देख लेते हैं आंसर, बाकी एक क्वेश्चन फिर इसका और है छोटा सा, वो भी कर लेंगे। तो मेनली ये आपका AS7 का डिस्क्लोजर हो गया, तो इसमें देखो सारी वही बातें आ जाएंगी। चलो इलस्ट्रेशन 2 ये और करते हैं। तो अपना कैलसी बिल्कुल तैयार रखना, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है ना, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर पूरा AS ख़त्म हो जाएगा। ऑन 1 दिसंबर 2001 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 85 लाख। बस दिमाग चलाते रहना। तो ये क्या है 85 लाख अपना रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ऑन 31 मार्च 2002 द कंपनी फाउंड दैट इट ऑलरेडी स्पेंट 64,99,000 ऑन कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या हो गई, कॉस्ट इनकर्ड। प्रूडेंट एस्टीमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वाज 32,01,000 फ्यूचर कॉस्ट। वेरी गुड।
तो वो ये कह रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर AS7। चलो, तो ये तो आपका वर्किंग नोट 1 है कि आपको प्रॉफिट निकालना है कि इस साल का आप कितना प्रॉफिट बुक करोगे। तो निकालो ज़रा, पहले आप निकालो फिर मुझे बताना। तो कितना है, 8,04,000 का लॉस आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। तो पहले बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी निकाली, 67%। ठीक है, तो रेवेन्यू का 67% कितना, मतलब 85 लाख इंटू 67%, 56,95,000। तो ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड, खर्चा आपने करा 6499। तो कितना लॉस हो गया फॉर द ईयर, 8,04,000। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई एक कहानी। तो टोटल लॉस हो गया 8,04,000। अब टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो है 85 लाख, और टोटल कॉस्ट अगर हम देखें वो कितना है, 97 लाख। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल लॉस है वो कितना हो गया, 12 लाख। वेरी गुड। और उसमें से इस साल कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, 8,04,000। वेरी गुड। तो कितने का प्रोविज़न बना दोगे, वेरी गुड, 396। बिल्कुल सही। तो टेक्निकली ये भी P&L में चला जाएगा और 8,04,000 भी P&L में लॉस है इस साल का आ जाएगा। तो कुल मिलाकर P&L में नेट लॉस 12 लाख का आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो यही दिखाना है आपको भी। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखो टोटल लॉस जो है, टोटल फोरसीएबल लॉस के नाम से ही ये बता रहे हैं 12 लाख रुपए। तो हम अपने 12 लाख रुपए को P&L में शो कर देंगे। ठीक है ना। तो समझ आ गई कहानी क्लियर। चलो, तो ये था बेसिकली AS7 पूरा कंप्लीट। तो बस रिवाइज कर लेना, एग्जाम्पल से एक बार देख लेना, फिर सारा ख़त्म हो जाएगा। डन।